नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। 18 सितंबर 2023, जी हां, 18 सितंबर 2023 का वो दिन था जब कनाडा की संसद में वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। जी हां, जहर उगला था। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के इरादे से उन्होंने कहा था कि भारत के ऊपर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ होने के भरोसा करने लायक आरोप हैं। उन्होंने कहा था कि भारत के खिलाफ क्रेडिबल एलिगेशंस हैं निज्जर की हत्या में हाथ होने का। ट्रूडो के पास इस आरोप को साबित करने का कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी इन खालिस्तानियों को खुश करने के इरादे से, जिनके समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी, उन्हें खुश करने के लिए, अपनी अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए भारत को बदनाम करने का प्रयास किया, वो भी वहां की संसद में। जस्टिन ट्रूडो को यह अंदाजा नहीं होगा कि भारत पर आरोप लगाने और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के इस कुत्सित प्रयास के महज 15 महीने बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा ही हुआ है। सोमवार को जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा कर दिया कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। साथ में वो अपनी पार्टी यानी लिबरल पार्टी के नेता पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। नए नेता और नए प्रधानमंत्री के चुनाव होने तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन भारत और नरेंद्र मोदी से पंगा लेने के 15 महीने के बाद ही जस्टिन ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। प्रधानमंत्री की कुर्सी छिन गई, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं होगा। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि ट्रूडो की सारी हेकड़ी निकल गई और उन्हें रोनी सूरत बनाकर अपने इस्तीफे की घोषणा करनी पड़ गई। दरअसल बात यह है कि ट्रूडो काफी समय से कनाडा और कनाडा के बाहर, मतलब देश में भी और बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर काफी अलोकप्रिय, अनपॉपुलर हो चुके थे। न तो कनाडा के और न ही कनाडा के बाहर के नेता उनको सीरियसली ले रहे थे। उनको लग रहा था कि ये आदमी तो जैसे अपना आपा खो चुका है, पता नहीं क्या उटपटांग फैसले ले रहा है। अब घरेलू उनकी क्या समस्या हुई, इस पर बाद में आएंगे। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि की बात करें तो भारत से जो उन्होंने पंगा लिया उससे उनकी इमेज सबसे ज़्यादा खराब हुई। हर कोई ये सोच करके परेशान था कि इन खालिस्तानी आतंकियों की वजह से, जो वैसे भी कनाडा के सारे लोग ये मानते हैं, ये जो खालिस्तानी मानसिकता के ये जो लोग हैं जो कनाडा में आकर के बस गए हैं, वहाँ अपराध की घटना में शामिल हैं, ड्रग्स में शामिल हैं, ऐसे लोगों को लेकर के, ऐसे लोगों की वजह से जस्टिन ट्रूडो भारत से पंगा ले रहे हैं, जो एक इमर्जिंग पावर है, जो एक राइजिंग पावर है दुनिया में आज, जिसकी एक पोजीशन है, तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। और जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए भारत को बदनाम करने की कोशिश की, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उनकी बदनामी हुई ही, कनाडा के लोग भी इस बात को देख करके दंग थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देशों ने उनको कहा, ये जो 5 आई हैं, जिसमें उनके मित्र राष्ट्र हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है और कनाडा तो है ही उसमें, इन सबों ने उनको कहा, अमेरिका को छोड़ करके, क्योंकि अमेरिका के इशारे पे ही वो ये सब कर रहे थे। लेकिन किसी ने भी उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। बाकी जो भारत पे आरोप लगाए उन्होंने, और उनकी छवि जो खराब हुई सो अलग हुई। तो भारत को बदनाम करने के प्रयास में उनकी अपनी जो छवि थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खराब हो गई। और जैसा मैंने आपको कहा, कनाडा के अंदर भी भारत से पंगे लेने को वहां के लोगों ने ठीक नहीं माना। वहां के बहुत सारे पत्रकारों ने खुलकर इस पर लिखा। जिस तरह से ट्रूडो की सरकार ने भारत के राजनयिकों को धमकाया और ट्रूडो के इशारे पर वहां के खालिस्तानियों ने भारतीयों के खिलाफ हिंसा किया। आपको याद होगा उस गुरुद्वारे में जहां भारतीयों को पकड़ के पीटा गया और ट्रूडो की पुलिस चुपचाप देखती रही। भारत के राजनयिकों, भारत के हाई कमिश्नर को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया कि ये जो निज्जर की हत्या हुई है उसमें ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। भारत पे दबाव डाला कि आप हमें इजाज़त दें कि इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाएं। आप सोचिए किस तरह से भारत को बेइज्जत करने की कोशिश की कनाडा ने, भारत को शर्मसार करने की कोशिश की कनाडा ने और जस्टिन ट्रूडो ने। इतना ही नहीं, भारत के गृह मंत्री के ऊपर इस हत्या में एक तरह से शामिल होने की, ये कहने की कि उनके इशारे पे ये सब कुछ हुआ, उनको मालूम था ये सब
और वो इसमें मेन पर्सन थे, ऐसी खबर उन्होंने अमेरिकी अखबारों में लीक की। और ये खबर किसने लीक की? ये जस्टिन ट्रूडो के अधिकारियों ने लीक की। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी साजिश थी। और ये साजिश जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ इसलिए रचा क्योंकि वो अपनी सरकार को बचाना चाहते थे। और ये भी आप जान लें कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ था, जो बाइडन का हाथ था। आपको पता होगा बाइडन ने जाते जाते जॉर्ज सोरोस को ये एक पुरस्कार दिया है, मेडल जो उन्होंने दिया है अभी, जिसपे एलोन मस्क की भी प्रतिक्रिया आई है। तो ये अमेरिका का दबाव तो था ही साथ अपनी सरकार को बचाने के लिए जगमीत सिंह का जो समर्थन था उनके पास, जो खालिस्तानी सिंपथाइजर है, सिर्फ इस वजह से उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की। और इसकी जो प्रतिक्रिया थी कनाडा के लोगों में, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। सब ने इसको गलत माना, यह सब शर्मनाक था। कनाडा के लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और भारत के साथ दुश्मनी के इस रवैये ने ट्रूडो की छवि को कनाडा के अंदर और बाहर दोनों जगह गहरी चोट पहुंचाई। ये तो मैंने आपको बताया कि भारत के साथ पंगे लेकर के और भारत को बदनाम करने की कोशिश की वजह से जस्टिन ट्रूडो की छवि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई और इसकी वजह से कनाडा के अंदर, कनाडा के लोगों में भी उनके प्रति नाराजगी बढ़ी। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी जस्टिन ट्रूडो के अनपॉपुलर होने की, कनाडा के लोगों का उनके खिलाफ जाने की, वो था कि कनाडा के अंदर अपनी घरेलू नीतियों की वजह से ट्रूडो तेजी से समर्थन खोते जा रहे थे। और वजह यह थी कि कनाडा के लोग तेजी से बढ़ती महंगाई से त्रस्त थे। कनाडा में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है इस वक्त। उससे बड़ी बात कि जो अफोर्डेबल मकान है वो वहाँ नहीं मिल रहा है। सस्ते और अफोर्डेबल मकान कनाडा के लोगों को चाहिए, जो उस वक्त नहीं मिल रहा है। उसके प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं और ये सारी ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से हुई है। और उसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि ट्रूडो ने जो वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो बाहर से लोगों को बिना रोक टोक के बुला करके वहाँ पर नागरिकता देने की उनकी जो नीति है, उसकी वजह से वहाँ का माहौल ख़राब हुआ है। खालिस्तानियों से लेकर के जितने भी ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो कट्टर मुसलमान हैं, उन सबों को बुला कर उन्होंने कनाडा में नागरिकता दी है। आपने देखा होगा। अब इनमें से कई के ऊपर ऐसे बहुत सारे रेडिकल इस्लामिस्ट इस वक्त हैं कनाडा में जिनके ऊपर अपराध के गंभीर आरोप हैं और खालिस्तानी तो वहाँ हैं ही। तो उनके आने से जिस तरह से वहाँ अपराध की घटनाएं बढ़ी, उससे कनाडा के लोग क्षुब्ध थे। अब बढ़ती महंगाई, बढ़ती आबादी, महंगा घर, महंगा स्वास्थ्य सुविधा, मतलब कनाडा के आम लोग ट्रूडो की नीतियों से इतने परेशान हो चुके थे कि वो अब जस्टिन ट्रूडो का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। कनाडा में जितने भी सर्वे हो रहे हैं वो सब बता रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो जस्टिन ट्रूडो की भारी हार तय है। करीब 20 पॉइंट से ज़्यादा कंजर्वेटिव जो नेता हैं, पियरे पोलिब्रे, वो जस्टिन ट्रूडो से आगे हैं 20 पॉइंट से। आप सोचिए 20 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी घटना हुई वो ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। अब इस घटना ने जस्टिन ट्रूडो की तो कमर ही तोड़ दी। वजह क्या है? वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। आपको याद होगा कि ये पिछले टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, उस वक्त भी दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे और ट्रंप के जाने के बाद भी ट्रूडो ने ट्रंप का काफ़ी मजाक उड़ाया था, खुलकर बाइडेन को सपोर्ट किया था और ये ट्रंप ये भूले नहीं है। अच्छा, उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि देखिए कनाडा का जो 75% एक्सपोर्ट है, निर्यात है, 75% निर्यात जो कनाडा का है वो अमेरिका को है। अब इस बात को लेकर के ट्रंप बड़े खफा हैं। उनका कहना है कि आप 75% तो हमारे यहाँ भेजते हो, हमारे यहाँ से कितना लेते हो? और ट्रंप ने यह धमकी दी कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे कनाडा से जो भी सामान अमेरिका में आ रहा है। अब इसको सुन करके तो ट्रूडो के जैसे होश उड़ गए, वो भागे भागे पहुंच गए ट्रंप से मिलने और ट्रंप ने उनका इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया कि आप उनका चेहरा देखने लायक था ट्रूडो का। ट्रंप ने कहा कि अगर तुम्हें हमसे इतनी छूट चाहिए, इतना सपोर्ट चाहिए, तो एक काम करो, कनाडा को अमेरिका में शामिल कर दो, उसको 51वां प्रदेश बना देते हैं, 51वां स्टेट बना देते हैं और तुम 51वां गवर्नर बन जाओ, 51st गवर्नर। मतलब इतनी बेइज्जती की, कहा कि तुम्हें हर चीज़ हमसे चाहिए तो तुम अलग देश क्यों हो, कनाडा का विलय कर दो अमेरिका में, तुम हमारे एक स्टेट बन जाओ और तुम हमारे 51st गवर्नर बन जाओ। आप सोचिए
ट्रंप ने कहा कि तुम हमारे गवर्नर बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हो। और ये जो जस्टिन ट्रूडो है ये चुपचाप सुनता रहा। ये वही जस्टिन ट्रूडो है जिसने अपनी पार्लियामेंट में ये कहा था कि भारत ने कनाडा की सोवेरेंटी का, संप्रभुता का उल्लंघन किया है निज्जर की हत्या में शामिल होकर, या निज्जर की हत्या का प्रयास करके, या निज्जर की हत्या करके कनाडा की सोवेरेंटी, संप्रभुता का उल्लंघन किया है। और यहाँ ट्रंप खुलेआम कह रहा है कि भाई तुम कनाडा का अमेरिका में विलय कर दो और तुम गवर्नर बन जाओ। तो इस ट्रूडो को शर्म नहीं आई वहाँ पे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, वहाँ महंगाई तो बढ़ ही रही थी कनाडा में, हाउसिंग सेक्टर की प्रॉब्लम थी, हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से ट्रूडो तो अनपॉपुलर होते ही जा रहे थे। लेकिन जब से ट्रंप की जीत हुई और ट्रंप ने कहा कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, कनाडा में सारे लोग परेशान हो गए, पूरी पॉलिटिकल क्लास परेशान हो गई, उनकी अपनी पार्टी के लोग परेशान हो गए कि अरे भाई ये जो जस्टिन ट्रूडो है इसके तो रिश्ते ही अच्छे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप कैसा आदमी है सबको मालूम है। उनको लगा कि अब ये जो जस्टिन ट्रूडो है ये तो कनाडा के लिए लायबिलिटी बनता जा रहा है, ये तो बोझ बन गया है। और अगर ट्रंप ने आते ही बदला लेना शुरू कर दिया और 25% टैरिफ लगा दिया, फिर कनाडा का क्या होगा। अब इसकी वजह से जो ट्रूडो की स्थिति पहले से खराब थी, जो छवि खराब हो चुकी थी, लोग ऊब गए थे उनसे। ट्रंप की धमकी के बाद उनकी अपनी पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता भी एक एक करके भागने लगे। अब 16 दिसंबर को क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर थी और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थी, उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। उन्होंने कह दिया लेटर लिख करके कि भाई हम आपसे सहमत नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रूडो के साथ जो आपके मतभेद हैं उसके बाद ये बड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे डील करेंगे। भाई जिस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो, 75% निर्यात जो अमेरिका को कर रहा हो, और अगर अमेरिका का आने वाला राष्ट्रपति ये कहे कि 25% टैरिफ लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, तो जाहिर है वहाँ के लोग परेशान हो ही जाएंगे। और ट्रूडो के संबंध जो हैं ट्रंप के साथ सबको मालूम है। उन्हें लगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल बर्बादी की रास्ते की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब इसके बाद ट्रूडो की स्थिति और ख़राब हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ ये समझिए। जस्टिन ट्रूडो की सरकार जगमीत सिंह के समर्थन से चल रही थी, जो खालिस्तानी सिंपथाइजर है जगमीत सिंह, जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी उसकी सरकार को समर्थन दे रही थी। वो भी घबरा गया। उसको ऐसा लगा कि ट्रूडो तो इतना अनपॉपुलर हो गया है और अब ट्रंप ने भी ये कह दिया है कि वो टैरिफ लगा देगा, तो फिर हमारी राजनीति का क्या होगा। उसकी अनपॉपुलैरिटी को देखते हुए, ट्रूडो की अनपॉपुलैरिटी को देखते हुए, जगमीत सिंह ने डर से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। उसने कहा कि अब हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, और ट्रूडो पूरी तरह से अकेले पड़ गए। उनकी सरकार एक तरह से अल्पमत में आ गई। तो समझिए कि जिस जगमीत की वजह से जस्टिन ट्रूडो ने भारत से पंगा लिया था, भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी, उसी जगमीत ने जस्टिन ट्रूडो की पीठ में छुरा भोंक दिया। अब मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता दूं। देखिए, जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने। अब 2015 से ट्रूडो की सरकार कैसे चली मैं आपको बताता हूं। पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके पास अपना पूर्ण बहुमत था। लेकिन जब 2019 में जब वहाँ चुनाव हुई अगले टर्म में, एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि कनाडा में वैसे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो पार्लियामेंट होती है वहाँ की, उसका मैक्सिमम टर्म हो सकता है 5 साल। लेकिन कनाडा की जो फेडरल पार्लियामेंट है या जो प्रोविंशियल वहाँ पे जो पार्लियामेंट्स हैं वहाँ पे, उन सबों ने ऐसा नियम बनाया हुआ है, अलग से कानून बनाया हुआ है कि 4 साल पे वहाँ इलेक्शन होते हैं। कनाडा में 4 साल में इलेक्शन होते हैं। वैसे उनका ये संविधान कहता है कि मैक्सिमम टर्म 5 साल हो सकता है, लेकिन 4 साल में ही इलेक्शन होते हैं। तो 2015 में जस्टिन ट्रूडो की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2019 में जस्टिन ट्रूडो जीत तो गए, लेकिन अल्पमत की सरकार हो गई, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब जिस आदमी ने 4 साल सरकार पूर्ण बहुमत से चलाया हो, उसके बाद जब वो अल्पमत में आ जाता है तो थोड़े परेशान थे। उसी बीच में कोविड का दौर आ गया, और कोविड में ट्रूडो ने कनाडा में काफ़ी काम किया, ऐसा उनका मानना था। उनको लगता था कि मैंने कोविड में काफ़ी काम किया है और लोग हमसे बड़े खुश हैं। उनको लगा ये मौका है, अभी चुनाव करवा लेते हैं, हमें पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। तो 2021 में उन्होंने फिर से चुनाव करवा दिया, लेकिन इस बार भी उनको बहुमत नहीं मिला। इस बार भी अल्पमत की ही सरकार
बनी और इस बार उन्हें एनडीपी, जिसके नेता अब बन गए जगमीत सिंह। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि जगमीत सिंह जैसे कोई नई पार्टी बनाया है, वो ऐसा नहीं है। एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो काफ़ी पुरानी पार्टी है और जगमीत सिंह अभी बाद में जाकर के उसके नेता बने। तो 2021 में जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली एनडीपी के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई और तब से लेकर के खालिस्तानियों के प्रति उनका एक सॉफ्ट जो अप्रोच था वो दिखने लगा। वैसे जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के प्रति सॉफ्ट अभी से हैं ऐसा कुछ नहीं। उनके पिता पियरे ट्रूडो, वो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे 80 के दशक में, वो भी खालिस्तानियों के प्रति बड़े नर्म हुआ करते थे। लेकिन 2021 में जब प्रयास करने के बाद भी इनकी अल्पमत की सरकार बनी और जगमीत सिंह के समर्थन से इन्होंने सरकार बनाई, तब से इनका खालिस्तान का प्रेम ज़्यादा उमड़ने लगा और तब से ही इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। और ट्रंप की जीत जैसे ट्रूडो के लिए काल बन गया। अनपॉपुलर तो वो हो ही गए थे, सारे सर्वे बता रहे थे कि लोग उनसे बड़े नाखुश हैं। और ट्रंप ने जीत के बाद ये जो कह दिया कि 25% टैरिफ लगा देंगे और मजाक उड़ा दिया कि तुम विलय कर दो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम सरकार चला सको, तुम अपना देश चला ही नहीं सकते, 75% निर्यात तो तुम हमको कर रहे हो, तो यार तुम हमारे स्टेट बन जाओ। इन सबों की वजह से कनाडा के लोगों को लगा कि अरे ट्रंप तो जो है वो कनाडा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर देगा अगर ये जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बना रहा। तो सब लोग छोड़ करके भागने लगे, उनके अपने लोग भी छोड़ के भागने लगे। और ये जगमीत सिंह, ये खालिस्तानी सिंपथाइजर जो खालिस्तानी आतंकियों का समर्थक है, ये भी डर से भाग पड़ा। और अल्पमत की सरकार थी, जगमीत सिंह ने समर्थन वापस ले लिया, इनको तो इस्तीफा देना ही था। तो इस तरह से जस्टिन ट्रूडो को जाना पड़ा। अब मैं आपको बताऊं कि भारत से शत्रुभाव रखने वाले जस्टिन ट्रूडो एकमात्र नेता नहीं है जिन्हें ट्रंप की जीत के बाद जाना पड़ा है। अगला नंबर है बांग्लादेश के अवैध शासक मोहम्मद यूनुस का। बिल्कुल वो अवैध शासक है, उसके पास शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, वो कोई चुनाव नहीं जीता है। वो तो अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर वहाँ का जो आर्मी चीफ है उसने उसको सत्ता सौंप रखी है, उसके पास कोई मैंडेट नहीं है। और ये जो अवैध शासक है, अगला नंबर उसी का है। मोहम्मद यूनुस की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द उसे भी बांग्लादेश से भागना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद यूनुस है वो भारत और मोदी के साथ दुश्मनी तो निभा ही रहा है, ट्रंप को भी वो अपना शत्रु मानता है और डोनाल्ड ट्रंप को ये सब बिल्कुल मालूम है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच में मुकाबला था तो इस मोहम्मद यूनुस ने हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट किया था। और जब हिलरी क्लिंटन हार गई तो उस वक्त वो पेरिस में था और जब लोगों ने उससे पूछा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है तो उसने कहा कि मैं इतना निराश हूं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं। उसको इतना धक्का लगा था ट्रंप के जीतने से। उसने कहा था कि ये काले बादल हैं जो धीरे धीरे छंट जाएंगे, मतलब ट्रंप की तुलना उसने काले बादल से की थी। और डोनाल्ड ट्रंप को ये सब मालूम हो गया। तो बाद में जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन ट्रंप से मिला तो ट्रंप ने पूछा कि अरे वो जो बैंक वाला था, रूरल बैंक वाला, वो कहाँ गया? यूनुस, मैंने सुना है कि उसने मेरे खिलाफ काफ़ी डोनेशन दिया है डेमोक्रेट्स को। तो ट्रंप को ये सब मालूम है कि किस तरह से ये ट्रंप से नफरत करता है मोहम्मद यूनुस। आपको पता होगा, जैसा मैंने आपको बताया भी, कि बाइडन ने जॉर्ज सोरोस को जाते जाते मेडल ऑफ फ्रीडम वो दिया है और इससे ये सारे आरोप सिद्ध हो जाते हैं कि डीप स्टेट और सोरोस, इन लोगों ने मिल करके शेख हसीना का तख्ता पलट किया और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इनका साथ दिया। और ये तो मोहरा है, मोहम्मद यूनुस तो डीप स्टेट का एक मोहरा है, जॉर्ज सोरोस का एक मोहरा है। लेकिन अब क्या होगा जब ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ले लेंगे? बांग्लादेश के आर्मी चीफ के सामने, ट्रंप के सामने घुटना टेकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसको सपोर्ट ही वहीं से मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी तो शेख हसीना के साथ हैं ही, ट्रंप भी साथ आ जाएंगे तो फिर आर्मी चीफ जो बांग्लादेश के हैं उनके सामने यूनुस का समर्थन बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और वैसी स्थिति में शेख हसीना की वापसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों मिल करके शेख हसीना को फिर से वहाँ का प्रधानमंत्री बनाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। उनकी वापसी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, शेख हसीना फिर से वहाँ की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। यूनुस को ये मालूम है, वो जानता है, इसीलिए अब वो शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन चाहता है, प्रत्यार्पण चाहता है। क्यों? क्योंकि वो उनको बांग्लादेश ला करके जेल में डालना चाहता है। उनके ऊपर बहुत सारे 50-51 हत्या के
गंभीर मामलों में उनको फंसाया गया है, ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं शेख हसीना के खिलाफ। उसकी कोशिश ये है कि 20 जनवरी से पहले अगर शेख हसीना हाथ लग जाती है तो उनको पकड़ के जेल में डाल दे। इसलिए वो भारत को बार बार प्रत्यर्पण के लिए दबाव डाल रहा है। अभी उसने एक दूसरा लेटर भेजा है प्रत्यार्पण के लिए कि भाई शेख हसीना को हमें सौंपो, क्योंकि यूनुस को ऐसा लग रहा है कि समय हाथ से निकला जा रहा है। 20 जनवरी ट्रंप के शपथ की तिथि नज़दीक आ रही है और ट्रंप आ गया तो फिर क्या होगा, यूनुस ये सोच के ही परेशान है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी शेख हसीना को यूनुस को सौंप देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने अभी तक जिस तरह से शेख हसीना का साथ दिया है, आगे भी दोस्ती निभाएंगे, इसके पूरे आसार हैं, इसकी पूरी संभावना है। यूनुस भी ये जानता है। ये और बात है कि होपिंग अगेंस्ट होप वाली जो पॉलिसी है उस पर वो चल रहा है और बार बार भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप शेख हसीना को हमें सौंप दें। तो जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा एक शुरुआत है। अगला नंबर निश्चित रूप से मोहम्मद यूनुस का होगा। ट्रंप के शपथ लेने के 3 महीने के भीतर आप देखेंगे कि बांग्लादेश में चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि 2025 की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है। ये जस्टिन ट्रूडो तो गया, मोहम्मद यूनुस की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मालदीव्स के साथ भी भारत के रिश्ते सुधरने लगे हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मुइज़्ज़ो, उनके रुख में काफ़ी बदलाव आया है और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, भारत तो अपना ही है, भारत हमारा मित्र है। तो विदेश नीति के मोर्चे पे भारत को 2025 की शुरुआत में ही कई सफलताएं मिलनी शुरू हो गई हैं। होपफुली 2025 विदेश नीति के मामले में भारत के लिए बहुत ही शुभ होगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।